आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के बारे में। इसमें से हमारा 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में कवर होते हैं, जिसमें से 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो बनेंगे हमारे डेटाबेस में से, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेटाबेस की जब कनेक्टिविटी करते हैं पाइथन के साथ उस वाले टॉपिक में से। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में डेटाबेस क्या है, RDBMS क्या है, डेटाबेस के यूसेज क्या क्या हैं और कौन कौन सी कीज़ हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं, और RDBMS से रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो फ्रिक्वेंटली आपकी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हर बार उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर, और दूसरा डेटाबेस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कंस्ट्रेंट का क्या काम होता है। तो आज के इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं डेटाबेस से पहले डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या है, कोई भी फैक्ट, फिगर या रो वैल्यूज़ जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, वो क्या है हमारे पास सारी फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं या फिगर्स हैं अलग अलग फील्ड की। अब जब हम उन फैक्ट्स या वैल्यूज़ को प्रोसेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। फिर बात आती है डेटाबेस की कि डेटाबेस क्या होता है। तो जो डेटा आपस में क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है, यानी कि डेटा का आपस में कोई रिलेशन होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और सेम मैंने एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो अब वो आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही अगर एक डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन है और एक टीचर की इन्फॉर्मेशन है, तो टीचर की इन्फॉर्मेशन का जो रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, स्टूडेंट के साथ बनेगा। या जो स्टूडेंट और टीचर का जो डेटा है वो एक स्कूल के लिए मीनिंगफुल है तो वो एक डेटाबेस है। ऐसे पेशेंट और डॉक्टर का आपस में एक इंटरलिंक्ड है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी हॉस्पिटल के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किसी स्कूल के लिए उसका कोई यूसेज नहीं है। तो ऐसा डेटा जो आपस में इंटरलिंक्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। अब जब हम इस डेटाबेस को बनाएंगे कैसे, फिर उस डेटाबेस को यूज़ कैसे करेंगे, या उस डेटाबेस का मैनेजमेंट कैसे होगा। मैनेजमेंट मीन्स कि लाइक उस पर डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, DBMS बोलते हैं। तो DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेसिस को क्रिएट करते हैं और डेटाबेसिस को मैनेज करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। राइट, यूटिलाइज मतलब उनको यूज़ करना। अब हमारे सिलेबस में जो है वो RDBMS है। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको रिलेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हमारी टेबल्स की फॉर्म में स्टोर की जाएगी। तो जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड RDBMS। और एक से ज़्यादा टेबल में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उन टेबल्स का हम लिंकअप कैसे करेंगे वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, RDBMS के अंदर आता है। अब जो हम यूज़ करेंगे RDBMS अपने, वो कौन कौन से हमारे पास, MySQL है, Oracle हो सकता है, PostgreSQL है, SQL है, SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, MongoDB है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उन डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अब ज़रूरत क्या पड़ी हमें, जब हमारे पास पहले से ही डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल्स हैं तो फिर हमें DBMS की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम डेटा को फाइल में स्टोर क्यों नहीं करते। तो फाइल में स्टोर करने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे और उन ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम DBMS की हेल्प से, वो ही इसकी नीड है यहाँ पे। जैसे पहला उसने कहा नो डेटा रिडंडेंसी, यानी कि हमारे पास डेटा डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा। जब हम फाइल्स की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल की सेम कॉपी को अलग अलग डिवाइसेस में या अलग अलग जगह क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास सेम डेटा की क्या बन जाएंगी, अलग अलग रेप्लिकाज बन जाएंगी और हमारे पास बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा।
अब इस डुप्लीकेट डेटा से क्या होगा, हमारा जो मेमोरी का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम ही डेटा को हम अलग अलग मेमोरीज में अलग अलग जगह पे क्या करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी बनाएंगे जहाँ पे हम सारे डेटा को क्या करेंगे, अपना स्टोर करेंगे। तो डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर होगा और जिससे डेटा की जो डुप्लीकेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, नो डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा और नो रिडंडेंसी मतलब नो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। तो ये हम DBMS की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। जब डेटा हमारा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर है तो इट मीन्स वो मोर सिक्योर है और मोर प्राइवेट है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, पहले समझते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी को। तो अभी ऊपर पढ़ा हमने डेटा को जब हमने एक जगह स्टोर किया तो इट मीन्स डेटा क्या है, मोर सिक्योर है और मोर प्राइवेट है। तो वो सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है वो कैसे अचीव की जाती है, विद द हेल्प ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटाबेस में चेंजेस किए जाएंगे वो एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही किए जाएंगे। ऐसे ही कोई भी डेटाबेस को आके हमारे चेंज नहीं कर सकता। हम डेटाबेस में क्या देते हैं, कुछ परमिशंस देते हैं अलग अलग लेवल पे कि ये एडमिन लेवल का इसको ये परमिशन है, ये यूज़र है इसको ये परमिशन है। जैसे यूज़र सिर्फ डेटा को व्यू कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसे ही जो एडमिन है उसके पास सारी परमिशन होती है, वो डेटा को व्यू भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, या उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से पहले एक टर्म आती है इनकंसिस्टेंसी। तो हमें इनकंसिस्टेंसी का मतलब पता होना चाहिए पहले कि इनकंसिस्टेंसी क्या है। तो अगर सपोज मैं फाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ डेटा को स्टोर करने के लिए, अभी DBMS का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड बनाया और वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दिया, एक स्कूल के अंदर। और मैंने वो एक फ़ाइल प्रिंसिपल सर के कंप्यूटर में स्टोर कर दी, एक वो टीचर के कंप्यूटर में स्टोर कर दी, एक कलर के कंप्यूटर में स्टोर कर दी और एक वो फाइल रिसेप्शन पे स्टोर कर दी। अब वो एक बच्चा आता है जिसको अपने फ़ोन नंबर को अपडेट करवाना है। वो रिसेप्शन पे गया, उसने रिक्वेस्ट की रिसेप्शन पे जाके कि मेरा ये फ़ोन नंबर जो है पहले 1 था, इसको अपडेट करके 2 कर दो। तो उसने वहाँ पे जाके क्या किया, उस फ़ोन नंबर को चेंज करा दिया। फाइल जो है वो सेम फाइल 4 जगह स्टोर थी, पर चेंज कहाँ हुआ, सिर्फ एक जगह हुआ। अब अगर मैं उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ तो मेरे को 3 जगह से तो इन्फॉर्मेशन एक जैसी मिलेगी जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए, और एक जगह से इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जब मुझे जितनी जगह मैंने डेटा को स्टोर कराया है मेरे पास डेटा वहाँ से अलग अलग आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी को जब हम ओवरकम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंसी बन जाएगा। और वो कैसे ओवरकम होगा, जब डेटा को हम एक जगह स्टोर कराएंगे सिर्फ, और वो अचीव कर सकते हैं हम किससे, DBMS से। DBMS से हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी में स्टोर कर रहे हैं। अगला है कंकरेंट डेटा एक्सेस। कंकरेंट मतलब कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, सेम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, DBMS पे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद उनको डेटा वहाँ से फैच होके उनके कंप्यूटर में चला जाएगा। वो वहाँ पे डेटा को जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा विल कम्स टू द सेम रिपोजिटरी जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर कराया था। तो कंकरेंट से मीन्स कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो सेम डेटाबेस को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ नीड है या कुछ एडवांटेजेस है किसकी, DBMS की। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये डेटाबेस का वो मॉडल है जिसमें हम डेटा को जब स्टोर करेंगे या डेटा को अरेंज करेंगे तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी टेबल्स का यूज़ करेंगे। और टेबल्स जो हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। अब जो RDBMS है उसकी 2 तरह की टाइप हमारे पास है, एक है फ्लैट डेटाबेस और एक है रिलेटेड डेटाबेस। अब मैंने आपको बताया कि RDBMS में हम डेटा को किस में स्टोर कराते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कराएंगे। जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन को या सारे डेटा को एक सिंगल टेबल में स्टोर करूँगा तो ऐसे DBMS को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट डेटाबेस। और जब हम
इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में ना रख के अलग अलग मल्टीपल टेबल्स में रखें, और फिर जब मुझे कोई कंबाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उन टेबल्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ऐसे डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड डेटाबेस। अब इसी RDBMS से रिलेटेड ये एक स्लाइड है जिसमें बहुत सारी अलग अलग मैंने टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन किया है, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है इस वाले पार्ट को। तो पहली जो टर्म आती है वो आती है रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। तो जो आपका टेबल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो सम टाइम एग्जाम में क्या आ सकता है, एक टेबल बना के दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलेशन, तो उसका आंसर आप क्या करोगे, जो भी आपके टेबल का नेम है वही किसका नेम होगा, आपके रिलेशन का नेम होगा। नेक्स्ट बात आती है, अब मैंने बताया था टेबल को हम रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो जब मैं डेटा को ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड कर रहा हूँ, ये पूरा ऐसे, तो ये क्या एक रो है, ठीक है। और जब हम इसको वर्टिकली रीड करते हैं ऐसे, तो ये क्या होता है, कॉलम होता है। तो टेबल दो पार्ट में डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जब वो हॉरिजॉन्टली है तो इट इज़ अ कॉलम, और जब वर्टिकली है तो वो कॉलम है, और जब वो हॉरिजॉन्टली है तो वो क्या है, एक रो है। अब जो कॉलम है उसके दूसरे और भी नाम होते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं उसको, फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉलम वर्ड बहुत कम यूज़ होता है, या तो फील्ड यूज़ होगा या एट्रीब्यूट। तो इट मीन्स ये कॉलम की बात हो रही है। रो जो है उसके और भी नेम है, जैसे रो है, टपल है और रिकॉर्ड है। तो वो रो वर्ड यूज़ ना करके मैक्सिमम टाइम या तो टपल यूज़ करता है या रिकॉर्ड यूज़ करता है। वो इसलिए कि वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको पता भी है कि टपल या रिकॉर्ड क्या होता है। तो टपल, रो एंड रिकॉर्ड इज द सेम थिंग। अगली बात आती है वैल्यूज़ की या डेटा की। तो जो मैंने क्या लिखा है अपने, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है हर एक कॉलम के अंदर, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, डेटा वैल्यू बोलेंगे। क्लियर हो गई चीज़। अब देखो यहाँ पे पहला रिलेशन में आपको बता चुका हूँ कि जो टेबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, और रिलेशन नेम इज सेम एज द टेबल नेम। फिर टप्पल, रो और रिकॉर्ड क्या है, तो टप्पल और रो और रिकॉर्ड क्या है, एक हॉरिजॉन्टल जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसी को क्या बोलेंगे हम, रो बोलेंगे। तो रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड टपल। फिर आता है कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। तो फील्ड और एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे हम, अपने कॉलम को बोलेंगे। नेक्स्ट है फिर डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या है, जो वैल्यूज़ हमने अपने टेबल में स्टोर कराई हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अपना डेटा आइटम बोलेंगे। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री और कार्डिनलिटी। इसके बेस न्यूमेरिकल भी आता है आपके पास एग्जाम में कई बार, जैसे कोई टेबल दे देगा और पूछेगा इसका डिग्री कितना है या इसका कार्डिनलिटी कितना है। तो डिग्री जो है वो क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे टेबल में होंगे वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। और जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगा उसका, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे। तो इसको याद रखने का एक तरीका जो मैं आप खुद यूज़ करता था, कि जैसे कॉलम और कार्डिनलिटी दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, सी से। तो ये याद रखना है कि जो दोनों सी से शुरू हो रहे हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मीन्स कॉलम जो है वो डिग्री से रिलेटेड होगा, और जो रो है वो किससे रिलेटेड होगा, कार्डिनलिटी से। तो अगर हम इस टेबल की बात करें तो इसका डिग्री कितना है, तो इसके कॉलम देखेंगे हम, कितने कॉलम है इसमें। तो एक कॉलम है रोल नंबर का, एक कॉलम है SRN का, एक आधार नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और एज। तो इनको काउंट कर लेते हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछेगा तो कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसकी क्या है, कार्डिनलिटी है। अब रो में ऊपर वाले को काउंट मत करना प्लीज़, इसको नहीं काउंट करना, जहाँ से वैल्यू आनी शुरू हुई है वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करोगे। तो हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी थी, 7 थी, और जो कार्डिनलिटी थी वो कितनी थी, 6 थी, राइट। अगला है डोमेन। डोमेन क्या होता है, द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ कॉलम स्टोर। एक कॉलम में जो पॉसिबल वैल्यू स्टोर की गई है वो क्या उसका डोमेन है। जैसे यहाँ पे क्लास वाले कॉलम की बात करें, वो पूछे कि क्लास कॉलम का डोमेन बताओ। तो क्लास तो बहुत सारी हो सकती है, LKG है, UKG है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस आपके पास होती हैं।
पर इस टेबल में या इस कॉलम में हमने क्लास के लिए कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कराई है, 11 एंड 12। तो इसका डोमेन जो है वो क्लास का वो क्या आएगा, 11 एंड 12 आएगा। ऐसे ही अगर वो नेम का डोमेन आपसे पूछता है तो नेम तो बहुत सारे होंगे दुनिया में, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों नाम है, पर यहाँ पे देखो मोनिका, राहुल, कनव, प्रीति एंड सोनिया। तो नेम के कॉलम के लिए इस टेबल का डोमेन जो है वो क्या होगा, मोनिका होगा, राहुल होगा, कनव होगा, प्रीति होगा और सोनिया होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उनके लिए। फिर बात करते हैं कीज की। अब कीज क्या होती है, तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनमें से ही हम की बनाएंगे। अब किसको की बनाएंगे, कैसे की बनाएंगे, वो हम यहाँ से अब डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का नाम सोनिया है, तो अगर क्लास में आके कोई टीचर कहता है कि सोनिया की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो अब हम कैसे सोनिया की इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सोनिया तो 5 है, मुझे पर एक सोनिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सोनिया का कोई एक ऐसा फील्ड देखना पड़ेगा जो यूनिक हो, जो किसी दूसरी सोनिया के साथ मैच ना होता हो। जैसे उसका SRN हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका आधार नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी की। तो यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं, एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में से जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। जैसे अगर हम ऊपर टेबल की बात करें, इस टेबल में 2 नाम ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, मोनिका है, राइट। अगर मुझे एक मोनिका का रिकॉर्ड निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेबल में ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा फील्ड ऐसा है जिससे मैं उस मोनिका के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो वो रोल नंबर भी हो सकता है, वो SRN भी हो सकता है, वो आधार नंबर भी हो सकता है। ठीक है, पर मुझे चूज़ एक को करना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल SRN को चूज़ कर लिया, तो SRN क्या बन जाएगा, मेरा प्राइमरी की बन जाएगा, राइट। अब प्राइमरी की के बाद हम बात करते हैं किसकी, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन देखो क्या है यहाँ पे, अ एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो देखो फिर से उस टेबल पे चलते हैं। अब इस टेबल में मैंने आपको बताया कि 3 फील्ड ऐसे थे जिससे मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था। रोल नंबर था, SRN था और आधार नंबर था। तो इसका मतलब ये इन तीनों फील्ड के अंदर वो कैपेबिलिटी है जिससे मैं किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, मेरे पास कैंडिडेट की हैं, राइट। पर मुझे चूज़ किसको करना है, सिर्फ एक को। तो उन कैंडिडेट में से जिस एक को आप चूज़ कर लोगे वो क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी की बन जाएगा। और जो 2 बच जाएंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की बोलते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, टेबल के अंदर वो सारे फील्ड जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जिनको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, उन सारे फील्ड्स को हम क्या बोलेंगे, अपना कैंडिडेट की बोलेंगे। फिर उन कैंडिडेट में से ही मुझे किसको चूज़ करना होता है, अपने एक फील्ड को चूज़ करना होता है। जिस एक फील्ड को हम चूज़ कर लेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी की बन जाएगा। और प्राइमरी की चूज़ करने के बाद जो फील्ड बचेंगे जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की पूरी कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। ठीक है, तो अगला यही था हमारे पास ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट है फिर फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था एक रिलेटेड डेटाबेस, जिसमें क्या था कि हमारा जो डेटा था वो एक से ज़्यादा टेबल के अंदर क्या था, स्टोर था। अगर मुझे एक से ज़्यादा टेबल के में डेटा को स्टोर किया है और मुझे उन टेबल्स को कंबाइन करके डाटा को फैच करना है, उठाना है, तो मुझे उन टेबल्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। अब उन टेबल्स को कंबाइन करने के लिए मुझे एक कॉमन फील्ड चाहिए और वो फील्ड यूनिक भी होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि यूनिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी की होता है। तो जब हम एक टेबल का प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, हमारा फॉरेन की बन जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जो प्राइमरी की है वो क्या होगी, हमेशा एक होगी, और फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास 4 टेबल को मुझे कंबाइन करना है तो चारों टेबल में मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, फॉरेन की का यूज़ करना पड़ेगा। और वही सेम प्राइमरी की मैं क्या करूँगा, 4 टेबल में बार बार यूज़ करूँगा, राइट।
अगला है हमारे पास कंपोजिट की। जब हम क्या करते हैं, अगर मेरी टेबल में एक सिंगल एट्रीब्यूट ऐसा ना हो जिसको मैं प्राइमरी की बना सकूं, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक दूसरे फील्ड को जोड़ के अगर प्राइमरी की बन जाती है तो ऐसी की को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर टेबल में कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिससे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, पर अगर उसके साथ किसी दूसरे फील्ड को जोड़ दिया, यानी कि 2 फील्ड हो गए, अब उन 2 फील्ड को मिला के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जब उन फील्ड्स को मिला के हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट की बोलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है रिलेशन की। पहला है इसमें कि जितने भी रोज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और उन रोज़ को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्राइमरी की का। जैसे अगर एक भी वैल्यू, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू क्या होगी, कभी रिपीट नहीं होगी, अगर उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो इसका मतलब सारी रो क्या है, हमारे पास डिस्टिंक्ट है। ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज़ इमटेरियल, मीन्स कि कॉलम और रो का जो ऑर्डर है, ठीक है, कौन सा कॉलम पहले रखना है, कौन सी रो पहले रखनी है, दैट डजेंट मैटर। हम जैसे अगर 10 रोल नंबर है, मैं रोल नंबर 1 की एंट्री लास्ट में भी कर सकता हूँ, रोल नंबर 5 की एंट्री पहले नंबर पे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी मतलब पॉइंट नहीं है कि मुझे रोल नंबर 1 को ही पहले एंटर कराना है। ठीक है, तो वो इमटेरियल है। फॉर अ रो और अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू इफ़ एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब अगर कोई कॉलम है तो उस कॉलम में जब मैं वैल्यू फिल करूँगा तो मुझे वहाँ पे सिर्फ उस कॉलम के लिए एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्लास है, रोल नंबर 1 की क्लास क्या है, 11, मैं ऐसे नहीं डाल सकता 11,12, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही रोल नंबर 1 के लिए मैं ऐसे लिख सकता नेम मोनिका कोमा राजू। ठीक है, यानी कि एक कॉलम में एक रो के लिए एक ही वैल्यू आप उस कॉलम में फिल करोगे, आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू उस कॉलम में आप नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू एक एग्ज़ाम में आता ही आता है कंस्ट्रेंट के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट जो है वो क्या करते हैं, हमारी टेबल में हमारी जो एंट्रीज़ हैं या जो हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं टेबल के अंदर, जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है नोट नल। नोट नल कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करेगा कि जिस भी कॉलम पे मैंने नोट नल लगा दिया, आप उस कॉलम की वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉलम है क्लास का, या फ़ोन नंबर का ले लो, फ़ोन नंबर। अब जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उस पर कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे वो आगे आने वाले जो हमारी वीडियोज़ हैं उनमें हम देखेंगे, जब हम अपनी एसक्यूएल को डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट कैसे लगाया जाता है वहाँ पे। फ़िलहाल अभी मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, एक नॉट नल कंस्ट्रेंट लिख दिया। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करेगा, जब फ़ोन नंबर वाला फील्ड आएगा आप उसको कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। राइट, नेक्स्ट आता है फिर यूनिक। यूनिक क्या कहता है कि जिस भी कॉलम पे आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। आप कभी भी उसकी वैल्यू को रिपीट नहीं कर पाओगे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने से। राइट, फिर आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर मैं कॉलम की कोई वैल्यू मेंशन नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करेगा, वैल्यू उठा लेगा। जैसे मैंने सपोज़ एक जेंडर का कॉलम है तो मैंने 2 जेंडर लिए, एक मेल लिया और एक फीमेल लिया। ठीक है, अगर मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया कि हर एक जो मैं एंट्री कर रहा हूँ उनका डिफ़ॉल्ट जेंडर क्या है, मेल है, तो मैंने अगर एंट्री करते हुए जेंडर मेंशन नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या उठाएगा, हमेशा मेल उठाएगा। अगर मैं फ़ीमेल लिख दूँ वहाँ पे तो फिर क्या होगा, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी। वो सिर्फ कब काम करेगी, जब मैं उस कॉलम में कोई वैल्यू मेंशन नहीं करूँगा। अगला हमारे पास प्राइमरी की। अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की किस लिए बनाते हैं, ताकि हम किसी रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए हम क्या लगाएंगे, अपना प्राइमरी की को यूज़ करेंगे। फिर आएगा एक फॉरेन की। फॉरेन की भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी की बोलते हैं। और ये एक नोट मैंने लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट को अगर हम दोनों को मिला देंगे तो मिला के क्या बनती है, एक प्राइमरी की। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि प्राइमरी की जो होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी,
और उसकी वैल्यू को आप कभी खाली भी नहीं छोड़ सकते, राइट। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल या नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे अपनी SQL कमांड्स को, कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उस पर कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, कॉलम कैसे बनेंगे, रोज़ कैसे बनेंगी, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं उसका। यहीं से करते हैं। DBMS मैंने आपको बताया क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद नीड बताई थी, डेटा रिडंडेंसी को हटा देता है। उसके बाद सिक्योरिटी को बढ़ाता है, इंटीग्रिटी को इंक्रीज़ करता है, इनकंसिस्टेंसी को हटा के कंसिस्टेंसी लाता है, और मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पे हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दो तरह के डेटाबेस बताए थे, फ्लैट एंड रिलेटेड। फ्लैट में एक टेबल में सारा डेटा स्टोर होगा, रिलेटेड में एक से ज़्यादा टेबल में हम डेटा को स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी। रिलेशन क्या होता है, जो टेबल होती है उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जो टेबल के कॉलम्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट या फील्ड्स। और जो उसकी रो है उसको क्या बोलेंगे हम, टपल और रिकॉर्ड। और जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं कॉलम की उनको क्या बोलेंगे हम, डेटा वैल्यूज़ बोलेंगे या डेटा आइटम्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। और कार्डिनलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। डोमेन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए टेबल में जो पॉसिबल वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो क्या होगा, उसका डोमेन होगा। फिर हमने बात करी कीज़ की। तो कीज़ क्या होती हैं, सबसे पहला की क्या है हमारे पास, कैंडिडेट की। तो टेबल में एक या एक से ज़्यादा ऐसे फील्ड जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। फिर उन्हीं कैंडिडेट की में से हम एक फील्ड को चूज़ कर लेते हैं और उसको क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। तो प्राइमरी की क्या करेगा, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और ये हर एक टेबल में सिर्फ एक ही होगा, नल नहीं हो सकता और डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट की क्या होगा, कैंडिडेट की में से जब हम प्राइमरी की को चूज़ कर लेंगे तो बचे हुए जो कीज़ हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। फिर एक है हमारे पास फॉरेन की। जब हम प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की। प्राइमरी की हमेशा क्या होगी, एक होगी, और फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। कंपोजिट की क्या होगा, जब टेबल में कोई कैंडिडेट की ना हो, मतलब कोई ऐसा अकेला फील्ड ना हो जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, पर अगर मैं उस कॉलम के साथ या उस एट्रीब्यूट के साथ किसी दूसरे एट्रीब्यूट को जोड़ दूं तब वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो ऐसी की को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की, राइट। फिर पढ़े थे हमने कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या करते हैं हमारे पास, जब हम टेबल में डेटा को एंटर कराएंगे यानी कि कॉलम्स में जब हम वैल्यू को डालेंगे तो वो उन वैल्यू पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो पहला क्या है, नोट नल। अगर मैंने किसी कॉलम पे नोट नल कंस्ट्रेंट लगाया तो उस कॉलम की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। फिर है हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, उस कॉलम की वैल्यूज़ को क्या रखेगा, यूनिक रखेगा। आप कभी भी वैल्यूज़ को डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे उस कॉलम के अंदर। फिर है हमारे पास डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कब होगा, जब मैं किसी कॉलम में कोई वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा और मैंने उस पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया है, तो जब मैं उसमें वैल्यू मेंशन नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठा के अपने आप फिल कर देगा उस कॉलम की वैल्यू को। और अगर मैं वैल्यू मैनुअली वहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल एंड वर्ड हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। प्राइमरी की से क्या होगा, अभी ऊपर बताया था आपको, किसी भी रिकॉर्ड को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मुझे प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। और अगर मैं उसी प्राइमरी की का रेफरेंस किस में देता हूँ, किसी दूसरे टेबल में देता हूँ, तो वो प्राइमरी की उस टेबल में जाके क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है।